हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इंसान के लिए लाइफ में। क्योंकि अगर हमारा फाइनेंशियल प्लान बना हुआ है, चाहे आप किसी एडवाइजर से बनवाएं, लेकिन क्योंकि उसमें तो कॉस्ट लगती है, लेकिन एक बेसिक फाइनेंशियल प्लान तो हर आदमी अपने आप ही बना सकता है बिना किसी की हेल्प से, अगर थोड़ी बहुत गाइडेंस आपको मिल जाए तो आज हम एक बेसिक फाइनेंशियल प्लान बनाना सीखेंगे। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, तो मेरी बातों को आप एज ए एजुकेशनल ओनली एजुकेशन पर्पस के तौर पे ही देखें। जैसे हम एक बेसिक फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमारा फर्स्ट चीज जो होती है वो होती है इंश्योरेंस। हमें सबसे पहले इंश्योरेंस अपनी क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि जो घर के अंदर जो अर्निंग मेंबर होता है उसकी लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर 4 की फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, और हस्बैंड उसमें कमाने वाला अर्निंग मेंबर है अकेला, तो उसकी लाइफ की इंश्योरेंस कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि अगर कल को उसे कुछ हो जाए तो इंश्योरेंस के पैसों से जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका गुजारा हो जाए, दिक्कत ना हो। उसके लिए हमें टर्म प्लान लेना चाहिए, क्योंकि टर्म प्लान बहुत कम में मिल जाता है। अगर आप 25-30 साल की एज में टर्म प्लान लेंगे तो आपका जो आपका अमाउंट है प्रीमियम का वो फिक्स हो जाएगा, और वो अमाउंट जो फिक्स होगा वो 60 साल की एज तक का लेना, जब तक आपकी वर्किंग लाइफ है तभी तक का लेना चाहिए। प्रीमियम आपका फिक्स हो जाएगा, और 1 करोड़ के टर्म प्लान का अप्रोक्सीमेट 5 से 10 एक हजार के आसपास साल का प्रीमियम जाता है। और 1 करोड़ का अगर आप टर्म प्लान लेते हो तो अगर आपको कुछ भी होता है इन फ्यूचर, तो वो आपका पैसा आपकी फैमिली को मिल जाएगा। तो टर्म प्लान लेने से हमारे फैमिली को अगर इन केस हमें कुछ हो जाता है तो स्टेबिलिटी मिलती है, उन्हें पीछे से परेशानी नहीं होती, और हम जो कुछ भी करते हैं अपनी फैमिली की स्टेबिलिटी के लिए ही करते हैं। दूसरी इंश्योरेंस जो हमें कंफर्म लेनी चाहिए और जरूर लेनी चाहिए वो होती है मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस आज की डेट में जो हमारा लाइफस्टाइल है, मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उसके अंदर मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, और कभी भी किसी को कोई भी बीमारी हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो मेडिकल इंश्योरेंस देना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है हर किसी के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स। इसके लिए फ्लोटर पॉलिसी वगैरह आती हैं, जो आपके फैमिली के चारों मेंबर्स, जो हस्बैंड वाइफ और जो बच्चे होते हैं 2 जनरली फैमिलीज में, उन सबको कवर करती हैं। फ्लोटर पॉलिसीज होती हैं, मेडिक्लेम की पॉलिसीज होती हैं। मेडिकल इंश्योरेंस भी हमें कम से कम भी 10 लाख के आसपास की लेनी चाहिए, प्लस उसके ऊपर राइडर। अगर हम जो बेसिक प्लान होता है मेडिकल इंश्योरेंस का, अगर 10 लाख का है, तो अगर हम उसके ऊपर 10 लाख और राइडर ऐड करें, तो अगर 10 लाख की इंश्योरेंस का अगर प्रीमियम साल का 10,000 आ रहा है, तो जो एडिशनल 10 लाख हम ऊपर राइडर ऐड करते हैं, तो उसका जो प्रीमियम होता है वो बहुत कम होता है, 1,000-2,000 ही होता है। तो हमें ऐसे बेसिक लेना चाहिए कवर, प्लस उसके ऊपर राइडर लेना चाहिए, ताकि अगर हमें कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो, हम बीमार पड़ जाए, हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़े, तो हमें मेडिकल इंश्योरेंस से पेमेंट मिल जाए। क्योंकि 1-2 बार अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो आजकल इतना ज़्यादा हॉस्पिटल का एक्सपेंडिचर होता है कि आदमी की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग सब बेकार हो जाती है। इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना आपको मेडिकल इंश्योरेंस और टर्म प्लान इंश्योरेंस का, इन दोनों के बिना आपका कोई भी बेसिक फाइनेंशियल प्लान बन ही नहीं सकता। जब आपकी ये दोनों चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँ और आप दोनों चीज़ें चालू कर दो, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं वो होते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ। धीरे-धीरे हमें इन्वेस्ट करके अपना कॉर्पस बिल्ड करना है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले दोनों इन्वेस्टमेंट्स हमारी कंफर्म हो, मतलब दोनों हमारी ये जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, ये एक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद ही हम इन्वेस्टमेंट्स की तरफ सोच सकते हैं। एक बार फ्रेंड्स हमारे इंश्योरेंस का सॉर्ट आउट हो जाता है, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस और हमारा टर्म प्लान जब होके हो जाता है, उसके बाद फिर फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिक स्टेप सबसे पहला ये है कि हमें अपने गोल्स डिफाइन करने हैं कि 1 से 3 साल में हमारे क्या गोल्स हैं, 3 से 5 साल मिड मिड टर्म में क्या अलग गोल्स हैं, 5 से 7 साल में क्या गोल्स हैं, 7 से 10 साल में क्या गोल्स हैं, और 10 ईयर बियॉन्ड क्या गोल्स हैं। मतलब जो ऐसा कौन सा पैसा है जो हमें 10 साल के बाद चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स का डिसीजन तभी ले सकते हैं जब हमें गोल्स पता हो। गोल्स के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट की जाती है, और वही प्रॉपर सही तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का। तो जो भी हमारे गोल्स 1 से 3 साल की बेच में हैं, जिसे 3 साल के अंदर अंदर हमें पैसा चाहिए इन्वेस्ट करके, तो उसके लिए तो हमें एफडीज और बॉन्ड्स, जो पुराने जमाने की इन्वेस्टमेंट्स हैं वही करनी पड़ेंगी, क्योंकि और कुछ उसका इलाज ही नहीं है। क्योंकि 3 साल के अंदर आप स्टॉक मार्केट से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, क्योंकि 3 साल में मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो इसलिए जो 3 साल से कम का अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो उसके लिए तो बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, जीसेक हो गया, या फिर एफडीज जो बैंकों में होती है, जो नेशनलाइज बड़े बड़े बैंक हैं उनमें। एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप एफडी करवाते हैं तो छोटे छोटे बैंकों में ना कराएं 1-2% के लालच में, क्योंकि उन बैंकों का पता नहीं होता कब कौन सा बैंक बंद हो जाए।
लेकिन जो बड़े बड़े बैंक्स हैं जैसे HDFC, ICICI, कोटक, SBI, इन सब बैंकों के अंदर आपका पैसा FD का डूबने का चांस 0% भी नहीं है। तो इसलिए अगर FD करानी है तो आप 1-8% इंटरेस्ट को मत देखें कि छोटे बैंक में 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वहां FD करा दें। FD का मतलब होता है सेफ्टी। अगर FD में सेफ्टी नहीं है तो FD कराने का कोई फायदा नहीं है। तो 1 से 3 साल के लिए तो आपको सिर्फ FD और बॉन्ड में ही पैसा लगाना चाहिए। फिर अगर आपका गोल मिड टर्म है 3 से 5 साल, यानी आपको पैसा 3 साल के बाद चाहिए और 5 साल से पहले चाहिए, तो गोल्स तो आपको खुद ही डिसाइड करने पड़ेंगे किस गोल, कौन सा गोल कितना दूर है। जैसे मान लीजिए आपको गाड़ी खरीदनी है तो कार का आपका हो सकता है गोल 3 से 5 साल के बाद हो कि 4 साल बाद गाड़ी लेनी है या 5 साल के अंदर अंदर गाड़ी लेनी है, तो उसको हम मिड टर्म गोल कहते हैं। तो जो भी आपका गोल 3 से 5 साल के बीच में होता है उसके लिए हम म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, जिसके अंदर कुछ इक्विटी होती है, कुछ डेट का पोर्शन होता है, मतलब बॉन्ड्स का पोर्शन होता है। तो अगर हम हाइब्रिड उनमें जाते हैं फंड्स के अंदर तो 60-65% इक्विटी होती है, बाकी बॉन्ड्स होते हैं। तो हमें इक्विटी का रिटर्न भी मिल जाता है, कुछ बॉन्ड्स की स्टेबिलिटी भी मिल जाती है। उसके अलावा हम जा सकते हैं मल्टी एसेट्स फंड्स में। जो मल्टी एसेट्स फंड होते हैं उनमें इक्विटी भी होती है, बॉन्ड्स भी होते हैं, प्लस प्रेशियस मेटल्स में भी इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम वगैरह के अंदर। तो हमें सब चीजों की डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है। अगर हमारा 5 साल से कम का होराइजन है गोल का तो ये बेस्ट है। उसके बाद अगर हमारा गोल 5 से 7 साल दूर है, जैसे मान लीजिए हमें अपने बच्चों के लिए कुछ चीज खरीदनी है, कुछ बाहर घूमने जाना है, कुछ इंडिया से बाहर फॉरेन ट्रिप करना है और वो हमें 5 साल बाद और 7 साल के अंदर अंदर जाना है, तो उसके लिए हमें फिर लार्ज कैप फंड्स लेने, मतलब लार्ज कैप फंड्स में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और लार्ज कैप फंड्स के लिए तो जो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड होता है वो बेस्ट होता है, क्योंकि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स अगर आप एक्टिव फंड्स कोई भी देखें तो वो जनरली 70-80% इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने के लिए तो इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट होता है। उसके लिए निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, वो आपको हर AMCs का मिल जाएगा, आप किसी में भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। फिर अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 से 10 साल है, मान लीजिए आपको अपने बच्चों को हायर एजुकेशन, आपका बच्चा अभी 10 साल का है और जब वो 18-19 साल का होगा तब आपको हायर एजुकेशन के लिए उसे कहीं इंडिया से बाहर भेजना है या कहीं भेजना है, तो आपका अगर 7 से 10 साल का टाइम फ्रेम है तो उस केस में आप मल्टी कैप्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मल्टी कैप्स वो फंड होते हैं जिनके अंदर 25% कंपलसरी स्मॉल कैप होता है, 25 मिड कैप होता है और 25 लार्ज कैप कंपलसरी होता है। और बाकी का जो 25% होता है वो फंड मैनेजर अपनी मर्जी से इन्वेस्ट कर सकता है, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से, मार्केट कंडीशन के हिसाब से, या फिर वो कर सकता है फ्लेक्सी कैप में। फ्लेक्सी कैप में जो फंड मैनेजर है उसके पूरी की पूरी फ्रीडम होती है कि वो किसी भी कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, मल्टी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो अगर आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है तो ये बेस्ट कैटेगरी होती है। फिर आपका गोल होता है 10 ईयर्स बियॉन्ड। अगर आपका गोल जो है वो 10 साल के बाद है, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग अगर आपको करनी है, या बच्चों की मैरिज है, या कोई भी बड़ा, या आपको घर खरीदना है अपना, और वो गोल आपका 10 साल के बाद है, तो उसमें आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि इक्विटी मार्केट्स की जो पिछली 50 साल की, 100 साल की साइकिल्स है, US मार्केट की, इंडिया की 30-40 साल की हिस्ट्री अवेलेबल है। अगर हम 10 ईयर प्लस इन्वेस्टमेंट कभी भी करिए इक्विटी मार्केट में तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, और आगे भी यही उम्मीद है कि, और यही एक्सपेक्टेशंस आगे भी हैं। तो उस केस में आपको स्मॉल कैप, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, प्लस अल्फा फंड्स आजकल आ रहे हैं जो हाई स्मार्ट बीटा फंड्स होते हैं, या मोमेंटम फंड्स आ रहे हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपको अपना पोर्टफोलियो एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जिसके अंदर 40-50% आप पैसा लगा सकते हैं फ्लेक्सी कैप में और लार्ज कैप में। लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें एक्टिव फंड लेने का कोई फायदा नहीं है। और जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उसमें 2-3 कैटेगरी के जो बेस्ट फंड्स हैं, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, उनमें आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। फिर आपको 15% के आसपास मिड कैप में एलोकेशन रखना चाहिए, क्योंकि मिड कैप आपको थोड़ा ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे HDFC मिड कैप हो गया या निपॉन मिड कैप हो गया, इनमें आप चालू कर सकते हैं। फिर और 15% के लिए आपको स्मॉल कैप में जाना चाहिए, जैसे कि बंधन स्मॉल कैप हो गया, या मोतीलाल का स्मॉल कैप भी नया नया चालू हुआ है, वो हो गया। और फिर उसके बाद जो 15-20% आपका बचेगा उसके लिए आपको अल्फा फंड्स और मोमेंटम फंड में जाना चाहिए। तो अल्फा फंड्स के लिए तो निफ्टी 50 का अल्फा फंड है, जो कि बहुत अच्छा फंड है, जिसमें टॉप 300 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है इंडिया के, उनमें से सेलेक्टेड 50 में इन्वेस्टमेंट होती है जिनमें अल्फा होता है। अल्फा मतलब जो मार्केट से बेटर परफॉर्म कर रहे हो वो फंड सेलेक्ट करे जाते हैं। और मोमेंटम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए निफ्टी 500, मोमेंटम 50,
बेस्ट है, जिसमें टॉप 500 स्टॉक्स में से 50 सेलेक्ट करे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंटम, कि कौन से स्टॉक्स मोमेंटम में है इस टाइम। तो इस तरह से अगर बैलेंस पोर्टफोलियो बनाते हैं, और ये जो मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स बताए हैं कैटेगरीज, इनके अंदर हर किसी के अंदर एक एक या दो दो म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट करके जो बेस्ट परफॉर्मिंग पिछले 3 साल 4 साल के हो, और आप उसके अंदर एसआईपी चालू कर देते हैं, और आप 10 साल तक 15 साल तक ये करते हैं, तो एक बहुत अच्छा कॉर्पस आपका बिल्ड हो सकता है और आपके सारे गोल्स अचीव हो सकते हैं। आपका जो सा गोल हो उस गोल के हिसाब से ही आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए, ताकि पैनिक में आगे अगर मार्केट डाउन आ जाए तो आप उसे बेच ना दे। अगर आपका गोल 10 साल के बाद है और आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट चालू की और स्मॉल कैप एकदम से गिर जाता है, तो उस केस में आपको उसे बेचना नहीं है, क्योंकि आपका गोल 10 साल के बाद है। तो अगर हम गोल डिफाइन कर देते हैं तो हम पैनिक नहीं करते मार्केट के डाउन टर्न में। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सबसे पहले हमें अपने गोल्स डिफाइन करना बहुत कंपलसरी है, ताकि उन गोल्स के हिसाब से ही हम इन्वेस्टमेंट करें। जब हम अपने गोल्स डिफाइन करके उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम मार्केट की कंडीशन से पैनिक नहीं करते। अगर हमारा गोल ही दूर है तो हमें पैनिक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसी हिसाब से हमें अपना फाइनेंशियल प्लान हर किसी इंसान को बनाना चाहिए। बेसिक फाइनेंशियल प्लान है जो कि हर आदमी अपने आप बना सकता है। इसको बनाने के लिए किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आपका पास बहुत ज्यादा वेल्थ है और बहुत ज्यादा एसेट्स हैं तो फिर आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर जाना चाहिए। अदरवाइज जो नॉर्मल इन्वेस्टर है, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए तो इस टाइप का अगर आप इस पर थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं तो आप एक बेसिक फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या राय है? कोई आपकी क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और आपका क्या थॉट्स है वो भी आप बताइए। इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों के पास भी नॉलेज पहुंच सके। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। ओके, बाय।